हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हमारे अगले एपिसोड के साथ। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगी जो मैं बार बार कहती हूँ, प्लीज वीडियोस को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड के साथ। सिद्धि रो रही थी, लेकिन लेडीज कांस्टेबल को सिद्धि पर बिल्कुल तरस नहीं आया। वो उसे खींचती हुई पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाने लगी तो सिद्धि ने एक बार फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, आप गलत कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। इंस्पेक्टर ने उसे डंडा दिखाते हुए कहा, तुम लेडीज हो इसलिए हाथ नहीं उठा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ लेडीज कांस्टेबल तुम्हें मार नहीं सकती। शुक्र मनाओ कि अभी तक तुम्हारे साथ इज्जत के साथ पेश आ रहा हूँ, क्योंकि तुम चौहान साहब के बेटे की बहू हो, वरना इतनी बदतमीजी करने पर 2-4 धारा लगाकर लॉकअप में बंद कर देता। सिद्धि गुस्से में उस इंस्पेक्टर को देख रही थी, फिर बोली, छोड़ूंगी नहीं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने लेडीज कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, इसे लेकर जाओ। लेडीज कांस्टेबल उसे खींचती हुई धीरे से बोली, मैडम प्लीज चलिए ना, वो बहुत बदतमीज है, चलिए। सिद्धि ने हैरानी से उस लेडीज कांस्टेबल को देखा तो उसने पलकें झपकाई और सिद्धि को लेकर बाहर आ गई। सिद्धि उस लेडीज कांस्टेबल को देखकर हाथ जोड़कर बोली, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, पूरे मोहल्ले में उनकी तारीफ होती है, मैं सच कहती हूँ, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। वो लेडीज कांस्टेबल बोली, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर आप मेरी बात माने तो दोबारा पुलिस स्टेशन मत आइएगा, ये बहुत बदतमीज आदमी है, बहुत ज्यादा, आप समझिए, दोबारा मत आइएगा, आपके भले के लिए कह रही हूँ। इतना कहकर वो लेडीज कांस्टेबल अंदर चली गई। वहीं सिद्धि तो टूट चुकी थी, कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रही, उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट रहा था। अभी तक तो सिद्धि ने ये भी नहीं जाना था कि विनायक मेंटली अपसेट है और अभी उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद सिद्धि ने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और आसपास गाड़ी को ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ वो गाड़ी भी नहीं थी जो उसे पुलिस स्टेशन लेकर आई थी। अशोक ने उस ड्राइवर को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था और सिद्धि ये बात समझ नहीं पाई। अशोक कुछ भी करके सिद्धि को तोड़ना चाहता था। आज सिद्धि लगभग टूट भी गई थी। सिद्धि को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कुछ सोचकर वो अपने घर की तरफ बढ़ गई। पुलिस स्टेशन से उसका घर बहुत ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो अपने घर की तरफ चलती गई। इस वक्त सिद्धि पर दुखों का पहाड़ टूट रहा था। एक सेकंड के लिए तो उसके मन में आया, कैसा पति है मेरा, मैं इस वक्त इतने दर्द में हूँ, तकलीफ में हूँ, उस इंसान ने मुझे संभालना ठीक भी नहीं समझा। यही सब सोचती सोचती सिद्धि आधा घंटा चलती रही और फिर उसका घर आ गया। वो घर में आई, उसने दरवाजा खोला तो उसे एक बार फिर अपने पापा की याद आ गई। उसे नहीं पता था उसके पापा कहाँ हैं। थोड़ा आगे जाकर सिद्धि वहीं घुटनों के ऊपर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी और धीरे धीरे वहीं लेट गई। सिद्धि रोती रही। उसे नहीं पता था उसकी आने वाली जिंदगी में ये पहला तूफान है। उसे तो ना जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ेगा। रोते रोते उसकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ अशोक चौहान अपने केबिन में आराम से किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने अधिराज की फोटो थी। वो अधिराज की फोटो देखकर बोला, तुम्हें पता है संजय, मैंने हर जगह तुम्हारी फोटो लगा रखी है। पता है क्यों? जो बात तुम्हारी तस्वीर से बात करने में है वो किसी और से नहीं। वो गाना सुना है, जो बात तुझ में है तस्वीर में नहीं। आज मैंने तेरे समधी को ही गायब करवा दिया, जैसे तुझे गायब करवाया था। और तुझे पता है, तेरी बहू विनायक की बीवी बेचारी, उसे तो कुछ भी पता नहीं। उसे लगता है ये उसकी जिंदगी का पहला तूफान है, लेकिन उसे नहीं पता वो बवंडर में खड़ी है। आए दिन उसे ऐसे झटके मिलते रहेंगे। इतना कहकर वो अधिराज की फोटो देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वहीं शाश्वत सुबह सुबह नाश्ता कर रहा था और तभी वैदेही उसकी प्लेट में पराठा सर्व करते हुए धीरे से बोली, मुझे सच में किसी जरूरी काम से जाना है। ये सुनते ही शाश्वत ने कसकर आंखें बंद कर ली और हल्का सा पलटकर वैदेही को देखकर बोला, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, और अगर चली गई तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। इतना कहकर उसने अपने खाने की प्लेट ऐसे ही खिसका दी और अपना कोट उठाकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वैदेही का फोन वाइब्रेट हुआ। वैदेही ने ही फोन देखा और फिर मन ही मन में सोचकर अपने कमरे में गई। फिर उसने फोन अपने बैग में रखा और बैग उठाकर घर से बाहर जाने लगी। जबकि जब वो मेन गेट के पास पहुंची तो गार्ड बोला, मैम आप बाहर नहीं जा सकती, सर ने मना किया है। वैदेही ने गार्ड की तरफ देखकर कहा, मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, मेरा जाना जरूरी है। गार्ड ने कहा, मैम प्लीज आप वापस जाइए वरना सर मुझे डांटेंगे। वैदेही बोली, तुम्हें नहीं डांटेंगे, मैं उनसे अपने आप बात कर लूंगी। गार्ड बोला, मैम समझने की कोशिश कीजिए, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वैदेही ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अब मुझे जाने दो।
इतना कहकर वैदेही जबरदस्ती वहाँ से चली गई। उसने बाहर आकर ऑटो किया और ऑटो में बैठकर वहाँ से चली गई। अगले आधे घंटे में वैदेही ने ऑटो अनाथ आश्रम के बाहर रुकवाया। फिर वो अनाथ आश्रम से उतरकर 30 कदमों से अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने एक औरत से पूछा, कहाँ है संध्या माँ? वो औरत बोली, अंदर है, चलो। वैदेही जल्दी जल्दी 30 कदमों से एक लंबे से कॉरिडोर को पार करती हुई संध्या के पास पहुंची। संध्या इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। वैदेही ने जैसे ही संध्या को देखा, उसका दिल भर आया। वो जल्दी से संध्या के पास गई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, कैसी हो माँ? संध्या ने कहा, ठीक हूँ, लेकिन तू क्यों आई वैदेही? वैदेही बोली, जब से मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, मेरा मन नहीं माना और मैं आ गई। संध्या उठकर बैठ गई, फिर बोली, तुम्हें किसने यहाँ आने के लिए कहा? इतना कहकर उसने उस औरत को देखा जो वैदेही को लेकर अंदर आई थी। संध्या ने उस औरत को डांटते हुए कहा, तुम्हें अक्ल है कि नहीं? इसकी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने इसे यहाँ बुला लिया। वैदेही ने संध्या को शांत करवाते हुए कहा, माँ प्लीज ऐसी बात मत करो, मैं क्या पराई हूँ जो आपसे मिलने नहीं आ सकती? संध्या बोली, आ सकती हो बिल्कुल, लेकिन ऐसे नहीं। अपने पति को लेकर क्यों नहीं आई? वैदेही बोली, अब उनकी बात ना ही करे तो बेहतर है, वो ऐसे ही है, काम में बिजी रहते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपको हुआ क्या है? संध्या बोली, कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार था। इन सब ने तो अनाथ आश्रम को सिर पे उठा लिया, जैसे मैं मरने वाली हूँ। ये सुनते ही वैदेही ने संध्या के मुंह पर हाथ रखा और नाम में गर्दन हिलाती हुई बोली, ऐसा मत कहिए प्लीज, ऐसा मत कहिए। ले दे के मेरे पास 2 ही तो रिश्ते हैं, एक आप और एक भाई। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इतना कहकर वैदेही संध्या को गले लगाकर रोने लगी। वैदेही जैसे रो रही थी, संध्या के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसने वैदेही को चुप करवाते हुए कहा, वैदेही कोई बात है, मुझे बताओ, तुम्हारा पति तुमसे प्यार तो करता है ना? वैदेही ने संध्या को देखा और हाँ में गर्दन हिलाती हुई बोली, हाँ बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना बड़ा घर है ना, मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। आपकी और भाई की बहुत याद आती है। संध्या ने हंसकर कहा, अच्छा रोते नहीं, चलो अपनी शादी की फोटो दिखाओ, मैं भी तो देखूं। मेरी राजकुमारी को कौन सा राजकुमार लेने आया था? वैदेही ने अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें एक भी फोटो नहीं थी, क्योंकि शाश्वत ने दुनिया को दिखाने के लिए फोटोग्राफर तो हायर किया था, लेकिन नकली का। और ये बात वैदेही समझ भी गई थी। फिर वो बोली, माँ मेरे पास तो फोटो नहीं है, लेकिन जैसे ही फोटो मिलेगी मैं आपको भेज दूंगी। वैदेही संध्या से बातें करने लगी। संध्या ने इस बीच कई बार शाश्वत यानी उसके पति का जिक्र किया, लेकिन वैदेही हर बात घुमा देती। वो शाश्वत का जिक्र सुनना ही नहीं चाहती थी। देखा जाए तो उसे शाश्वत से लगभग नफरत हो गई थी। कुछ देर बात करने के बाद वैदेही उठकर बोली, अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई। संध्या बोली, हाँ चली जाओ, लेकिन जिंदगी थोड़ी कठिन है, छोटी छोटी बातों पर अपने पति से नाराज होकर मत बैठ जाना। वैदेही की आंखों में पानी आ गया और उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। वैदेही जैसे ही बाहर आई, उसके सामने एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। वैदेही का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं शाश्वत ना हो, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उस गाड़ी में से एक लड़की निकली जिसने 1 पीस पहना हुआ था। दिखने में बहुत सुंदर थी। उसके हाथ में एक पर्स था जो काफी ब्रांडेड था। वैदेही तो उसे हैरानी से देखती रही। वो लड़की वैदेही के पास आकर बोली, वैदेही मैं कनक। वैदेही ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, हाँ हाँ पहचान लिया, लेकिन तुम तो बिल्कुल बदल गई, इतनी लंबी गाड़ी। कनक बोली, ओहो तुम तो इस गाड़ी को देखकर ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुमने पहली बार गाड़ी देखी हो। वैदेही बोली, नहीं यार सच में तुम तो बिल्कुल बदल गई, कहाँ से आया इतना पैसा? कनक बोली, ओह गॉड प्लीज ये मत पूछो कहाँ से आया, वो सब छोड़ो, लेकिन मैंने सुना है तुमने भी शाश्वत सूर्यवंशी से शादी की है। वैदेही अब थोड़ा सा उदास हो गई। क्या बताती वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? वैदेही बोली, हाँ की तो है, ओमकार भाई ने करवाई है। तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? कनक बोली, वो मैं भी बस संध्या आंटी से मिलने आई थी, तुम्हारे पति नहीं आए तुम्हारे साथ? वैदेही बोली, नहीं वो थोड़े बिजी रहते हैं ना। कनक ने थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए कहा, तुम्हारी तो लव मैरिज होगी ना। ये सुनकर वैदेही ने हैरानी से कनक को देखा, जैसे उसकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रही हो। कनक बोली, अरे तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तुम शाश्वत को जानती ही नहीं। वैदेही बोली, मैं कुछ समझी नहीं। कनक ने कहा, ओहो तुम्हें याद है 2 साल पहले हमने शाश्वत इंडस्ट्रीज के इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया था, भूल गई? क्या नाम था उस लड़के का? हाँ पैंथर। पैंथर ने ही तो हमारा इंटरव्यू लिया था। मुझे लगता है शाश्वत ने तुझे वहीं देखा होगा और तुझसे शादी करने के लिए प्रपोज कर दिया। वैदेही का दिमाग अब घूमने लगा। वो मन ही मन खुद से बोली, मतलब शाश्वत मुझे पहले से जानते हैं और मैं भूल ही गई कि मैंने कभी उनकी कंपनी में इंटरव्यू भी दिया था और जॉब भी की थी।
वो अपने ही ख्यालों में थी। तभी कनक बोली, अच्छा चलो ना अंदर चलते हैं, फिर जब मुझे अंदर ड्रॉप करोगी तो मैं तुझे वापस ड्रॉप कर दूंगी। वैदेही बोली, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ, वैसे भी मैं बहुत देर से आई हूँ। इतना कहकर वैदेही जाने लगी। कनक ने भी अपने कंधे उचकाए और अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन कुछ सोचकर वैदेही पलटी और बोली, कनक। कनक ने पलटकर वैदेही को देखा। वैदेही बोली, तुम्हें पक्का यकीन है कि शाश्वत मुझे जानते थे? कनक ने कहा, हाँ हाँ पक्का यकीन है भाई, तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर अपने पति से पूछ लो। मैंने कितनी बार शाश्वत को तुम्हें नोटिस करते हुए देखा, लेकिन तुम तो अपने ख्यालों में ही रहती थी। तुमने कभी नजर उठाकर शाश्वत की तरफ देखा ही नहीं। हाय, काश शाश्वत तुम्हें न देखकर मुझे देख लेता। वैदेही को कहीं न कहीं घबराहट हो रही थी और कहीं न कहीं अच्छा भी लग रहा था। वो बोली, अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो जॉब छोड़ दी थी क्योंकि भाई की तबीयत खराब थी, लेकिन तुमने क्यों जॉब छोड़ी? कनक ने कहा, मुझे उस जॉब की जरूरत नहीं थी, मुझे कहीं से काफी अच्छा ऑफर आ गया और मैं वहाँ चली गई, और अब देखो उस ऑफर की वजह से मेरे पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, और बाकी तुम मुझे देख ही रही हो। वैदेही ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली, तुम्हें शाश्वत ने बताया था कि वो मुझे प्यार करते हैं? कनक ने इस बार अपनी हथेली माथे पर मार कर कहा, ओहो, तुम इतने सारे सवाल मुझसे कर रही हो, जाकर अपने पति से क्यों नहीं पूछती? अगर पति से नहीं पूछना तो जाकर पैंथर से पूछ लो। क्या तुम्हें अपने पति के प्यार पर यकीन नहीं? अरे वो तुमसे प्यार करता था, शायद वन साइडेड लव करता था, और ये बात तो पूरे ऑफिस को पता है। वैदेही अब भी हैरानी से कनक को देख रही थी, फिर कुछ सोचकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वो ऑटो में बैठी थी और उसे कनक की कही हुई बातें याद आ रही थी। क्या शाश्वत सचमुच से जानता था? क्या शाश्वत उसे प्यार करता था? यही सब सोच सोचकर वैदेही का दिमाग खराब हो रहा था। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।